नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके और आपको दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, जिस तरह से अभी 4 दिन पहले लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के साथ बर्ताव किया गया है, भारत की जुडिशरी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्या ये माना जाए कि देश के अंदर जो हाफ फ्रंट पहले सरकार को बदनाम कर रहा था, डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, अब उन्होंने विदेश में बैठे अपने आकाओं के जरिए भारत की न्यायपालिका को बदनाम करने का नया टूल किट पैदा कर दिया है? देखिए, एक बात मैं कहूँ, अभी जो पिछले 1 दशक से जो माइंडसेट में दिखाई दे रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है, खासकर हाई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल या ये कह दें कि देश के पूरे न्यायिक तंत्र सिस्टम में जो है कि विकास आवश्यक है और देश की सुरक्षा आवश्यक है। और इसी चीज़ को कहीं न कहीं अदालतें इम्प्लीमेंट कर रही हैं और ऐसे लोगों को निराशा हाथ लग रही है, जो इन सब मार्ग में बाधक बनना चाहते हैं, खासकर विदेशी फंडिंग के भरोसे या विदेशी फंडिंग करने वालों के इशारे पर। तो ऐसे लोगों को जब निराशा हाथ लग रही है, तो इनको लगता है कि आज अगर कहीं से हम रोक सकते हैं भारत के विकास को और भारत के डेवलपमेंट को, तो जो चीज़ हम करते आ रहे हैं, वो चीज़ अब हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अदालत में बैठे हुए जो कभी एक विचारधारा के न्यायाधीश हुआ करते थे, आज उन लोगों को राष्ट्र प्रथम दिखता है और राष्ट्र प्रथम जहाँ न्यायाधीशों को दिखता है, वहाँ पर वह देखते हैं कि क्या कोई पिटीशन इस तरह से तो नहीं फाइल की गई है, जो कि इंटेंशनल है और मोटिवेटेड है कि किसी तरह से विदेशी इशारे पर देश के विकास के काम को या देश की सुरक्षा के काम को बाधित किया जा सके। और शायद इसीलिए जो है अब उनको लगता है कि अगर हम न्यायपालिका को टारगेट करेंगे, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका में भी दबाव आएगा और उस दबाव का कहीं न कहीं जो फैसला होगा उस पर असर होगा। और एक चीज़ होता है ना, अगर आप किसी को बार-बार कहेंगे कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो निश्चित ही वो कोशिश करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं काम ठीक से कर रहा हूँ। तो जब यह दिखाने की कोशिश हो रही इस एनजीओ या ये कहें कि नैरेटिव गढ़ने वाले इकोसिस्टम के ज़रिए कि न्यायपालिका के लिए गलत शब्दों का प्रयोग होता है या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो इन सब शब्दों से कहीं न कहीं अदालत को एक प्रेशर में डालने की कोशिश कर रही है। अदालत अपने फैसलों से या बयानों से इस तरह की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करे कि भई नहीं, यह नैरेटिव जो गढ़ रहा है, एक तरह से कह दें कॉकरोच गैंग या ऐसे लोग जो गढ़ रहे हैं, वो गलत है। तो अदालत इन सब चीज़ों से तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, एनजीओज़ जो अपना देख रही हैं कि निराशा उन्हें हाथ लग रही है हर जगह। और जब भई आप काम नहीं करोगे तो आपको माल भी नहीं मिलेगा। तो विदेशों से जो उनको माल मिल रहा था, फंड मिल रहे थे, वो भी बंद हो गए, क्योंकि आज उनके इशारे पे काम करना संभव नहीं है। तो अब भारतीय न्यायपालिका को टारगेट करके कहीं न कहीं यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भई न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। लेकिन बात क्या है कि हम सभी जानते हैं कि देश आज विकास के आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है न्यायपालिका का दुरुपयोग करके भारत के विकास को नहीं रोक सकता है। और जैसे ये जो घटना हुई संदीप जी, इसके साथ-साथ आप ये देखो कि उससे 1 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मैसेज कर रहे हैं और जुडिशरी के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर कई सीनियर ऑफिसर्स भी उनको जानकारियां दे रहे हैं, पीएम मोदी के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, अमित शाह के बारे में जानकारियां दे रहे हैं और यहां तक दावा किया कि आईबी के जो चीफ हैं वो भी उनको जानकारियां दे रहे हैं। तो ये सब कुछ जो उन्होंने कहा उसके बाद इस तरह से सीजीआई के साथ होना, क्या इनको रिलेट करके देखा जाए? देखिए, जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। ना वो किसी को सीरियसली लेते हैं, ना उनको ही उनकी पार्टी में कोई सीरियसली लेता है। और हर व्यक्ति आज कहीं न कहीं जो उनसे मतलब मानसिक रूप से सहमति नहीं व्यक्त करता, उनकी पार्टी छोड़ कर के भाग रहा है। और यही बात है कि राहुल गांधी एक ऐसी सोच को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि भारत को खंडित किया जा सके। अभी देखिए, अभी मुख्यमंत्री आंध्रा का रेवंत रेड्डी ने क्या बयान दिया। तो इस तरह के बयान देने के बाद राहुल गांधी चुप हैं। तो राहुल गांधी का चुप होना यह बता रहा है कि कहीं न कहीं वह इंस्टीट्यूशंस को या भारत को या एकता, अखंडता को खंडित करने वाले विचारधारा का मौन रूप से समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल की सोच उन सभी संस्थाओं को अटैक करने की है, जिनसे भारत में विरोध, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, विरोध या विपक्ष को एक मौका मिलता है अपनी बातें रखने का। बातें रखने का मौका और विरोध करना दोनों अलग चीज़ हो गई। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के काम
पर आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाती, इसलिए कि सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले और कहीं ये ना लगे कि केवल सत्ता पक्ष के लिए ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो भारत का निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत का निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, यह दो ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत को मजबूत करती हैं और भारत में विरोध की जो हवा होती है उसको कहीं न कहीं शांत करती है, और शांतिपूर्ण क्रांति जो होती है आज भारत में, उसको स्थापित करती। आखिर आप देखिए पश्चिम बंगाल में लोगों ने उठा करके फेंक दिया, लेकिन इसकी ताकत किसको सैल्यूट किया जाना चाहिए? भारत की इलेक्शन कमीशन को ही इसका क्रेडिट जाता है। तो आप इलेक्शन कमीशन को इस चीज के लिए टारगेट करेंगे? अगर आप मेयर का चुनाव देख रहे हैं, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, आखिर सबके सामने उस चुनाव को रद्द किया गया, तो किसने किया? देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया। तो ऐसी जगहों पे जहां कहीं कुछ गलत होता है वहां पर न्यायपालिका सामने आती है और न्यायपालिका इस चीज को कर देती है, तो निश्चित ही राहुल गांधी जैसे लोग कहीं न कहीं परिप्रेक्ष्य से बाहर हो जाते हैं। और इसीलिए दूसरी बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था डिबेट के समय ही, कि विकास में आज न्यायपालिका बाधक नहीं है। कुछ लोगों की रोजी-रोटी सिर्फ इसी से चल रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेंगे, ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा लेंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेंगे और इसके बाद भारत का विकास रोक देंगे। भारत की सुरक्षा से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, उनको रोक देंगे। जो पर्यावरण से जुड़े हुए विषय हैं, उसको भी आखिर आप देखिए मुंबई मेट्रो के काम को कितने समय तक रोकने की कोशिश की गई। तो इन सब चीज़ों से एक बात समझ में आती है कि आज न्यायपालिका विकास की तरफ सोच रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को प्राथमिकता दे रही है, और ऐसे लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं जो विदेशी टुकड़ों पे पल रहे थे, और या ये कहें कि जिनका धंधा ही यही था कि विकास के प्रोजेक्ट्स को न्यायपालिका का प्रयोग करके या दुरुपयोग करके ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना। क्योंकि देखिए जिस सुनवाई की बात आप करें उसमें यहाँ तक कहना पड़ गया था सीजेआई को कि ऐसी एक भी योजना नहीं है जिसका इस जमात ने स्वागत किया हो। हर एक योजना पर सवाल उठाया। तो जाहिर सी बात है भारत के विकास में कहीं ना कहीं रोड़े डालने की मंशा से ही ये सब कुछ किया गया। और शायद पहली बार ऐसा है संदीप जी कि जुडिशरी इन लोगों की याचिकाओं के साथ साथ इनके मोटिव को, इनकी मंशा को भी समझ रही है, तभी फैसले सुना रही है और इसीलिए फैसले इनको चुभ रहे हैं। देखिए, अभी अंडमान वाला मैटर अगर आपको याद हो, अंडमान वाले मैटर पे भी राहुल जी ने बहुत ज़्यादा बोला, जबकि हमारी सुरक्षा के लिए वो बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो आप कहीं न कहीं अपने काम से एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, या मतदाताओं को ये बात समझ में आ रही है, या देश के जनतंत्र को या जनमत को ये समझ में आ रहा है कि जो काम विकास का है, जहाँ कहीं भी कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा हुआ है, उस हर विषय में आप बोलेंगे और जहाँ बोलने की आवश्यकता है, वहाँ आप चुप रहेंगे। भाई, भारत को खंडित करने वाला बयान देने वाले मुख्यमंत्री के बयान पे आपने एक भी शब्द नहीं कहा। आपको तो दिल्ली तलब करना चाहिए था। आप भी तो नॉर्थ इंडिया से हो, और जब आप कहते हो कि भाई साउथ इंडिया के सेकंड सिटीजनशिप नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, तो क्या उपराष्ट्रपति आपको भूल जाते हैं? क्या देश के विदेश मंत्री आपको भूल जाते हैं निर्मला सीतारमण कहाँ से हैं? क्या आपको विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री आपको भूल जाते हैं एस जयशंकर जी? तो इन सब लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि ऐसे लोगों पर राहुल गांधी की टिप्पणी नहीं आती है। तो जो चीज हो रही है आज की तारीख में, न्यायपालिका कहीं न कहीं इन लोगों को निराशा दे रही है, और ऐसे लोग बेरोजगार होके बैठे हुए हैं, और खासकर जो विदेशों में बैठा हुआ एक डीप स्टेट काम करता है। डीप स्टेट के इशारे पे आपको पता है भारत में भी कई प्रयास हुए छोटे-मोटे, लेकिन वह अंतिम में सूझबूझ से, मैं इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को हैंडल किया इतने लंबे समय तक, जिस तरह से शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह को हैंडल किया गया, जहां पर एक भी व्यक्ति को मतलब चोट नहीं लगी, जान नहीं गई, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। ऐसे तो लोग किसान आंदोलन में चिल्लाते हैं कि 700 लोगों की जान चली गई, लेकिन न खाता ना बही, अब 700 चिल्ला रहे हैं उसकी बात अलग है। लेकिन किसान आंदोलन को जिस तरह से बुद्धिमानी से हैंडल किया गया, और अंत में प्रधानमंत्री ने उन 3 कानूनों को वापस ले लिया और समझ गए कि इसके पीछे मंशा किसी दूसरे जगह की है। तो भारत को अस्थिर करने के लिए कुछ लोग परेशान बैठे हुए हैं, और वह परेशान लोग आज परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है समर्थन देश के तंत्र से नहीं मिल रहा है। और मैं तो कहूँगा कुछ लोग, राहुल जी जो कह रहे हैं ना, जो जानकारी आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। एक समय तो था ना कि कांग्रेस के लोगों को ही न्यायाधीश बना दिया जाता था, या तो न्यायाधीश होने के बाद उनको मंत्री बनाया जाए, बात समझ में आती है। यहाँ सांसदों को उठा करके, विधायकों को उठा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जाता था। तो ऐसे लोग अगर कोई सिस्टम में होंगे, वह लोग तो जानकारी दे ही रहे होंगे, और इलेक्शन कमीशन में भी जो उनके बनाए लोग होंगे, वो लोग तो उनको इन्फॉर्मेशन दे ही रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
आज की तारीख में यह माहौल बना हुआ है, आपको ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ेगा और अगर ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे, तो आप कहीं न कहीं सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिए जाएँगे। और ऐसे लोग भी आज की तारीख में जो है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वह असुरक्षा ही है जिसके चलते जो है लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ, लंदन में जो चीज़ हुई, इसमें थोड़ा-सा तो मैं मानता हूँ कि हमारे होमवर्क में कुछ न कुछ एमईए की कमी रही होगी, नहीं तो ऐसे लोगों को जो जानकारी हम लोगों को इस घटना के बाद पता चल रही है, इस घटना के पहले पता चलनी चाहिए थी। और इन सब घटनाओं के पता चलने के बाद हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा है, तो आपको इस तरह की जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए थी, जो थोड़ी-सी चूक हुई है। जी। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीनियर जुडिशरी के लोगों की तरफ से विद्रोह हो रहा है, कि जिस तरह की बातें कही, अगर इनको मैसेज आ रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिनको ये सुबह शाम दोपहर गालियां देते हैं दोनों भाई बहन मिलकर, अगर मैसेज आया तो अभी तक पब्लिक डोमेन में दिखाए क्यों नहीं, सबूत क्यों नहीं दिया? बाकी चीजों के भी सबूत है कि उनको ये बताया जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है जुडिशरी में। और अगर वो एक जिम्मेदार शख्स है सर, कोई राह चलता आदमी नहीं जो ये बातें बोल रहा हो, वो एलओपी है। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिना सबूतों के टारगेट कर रहे हैं जुडिशरी को, चुनाव आयोग को, तो क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए? देखिए, अब क्या कहूँ, माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी को यह कॉल लेनी है कि इस तरह की बातें अगर यह बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका की गरिमा पर जो है, एक कंटेम्प्चुअस इस तरह के स्टेटमेंट हैं इस पे। लेकिन क्या है, आदतन अपराधी हो जाता है जब व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाता है, तो अदालत भी कहती है, हमने ऐसा देखा है कि 30 हज़ारी में कुछ तिहाड़ से आते हैं या जैसे ट्रायल कोर्ट में पहुँचते हैं, तो जो हैबिचुअल जेब कतरे होते हैं, उनके लिए अदालत का भी रुख बड़ा साफ होता है कि अरे भाई जा, जेल 3 महीने रह आया ना, अब तू बाहर आ जा। टैक्स पेयर के पैसे में तुम्हें कितने दिन हम खिलाएँगे। तो राहुल जी माफ़ी वीर बन गए हैं। कई जगह ये ऊट-पटांग बोलेंगे और जाके फिर माफ़ी माँग लेंगे। इनके छोटे भाई जो खाँसने वाले हैं, वो भी वही हैं कि जब कहीं फँसेंगे तो माफ़ी माँग लेंगे। तो माफ़ी माँगने वालों के लिए, माफ़ी वीरों के सामने तो क्या कहा जाए? लेकिन राहुल जी को भी कहीं न कहीं अदालत को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अगर न्यायपालिका के बारे में वो बोल रहे हैं, तो निश्चित ही न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। और आप एलओपी हैं, इस बात को थोड़ा-सा एहसास होना चाहिए उनको और उनके साथ जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब घर में आप बड़े की बात नहीं सुनते हैं, तो आप बाहर अपमानित होते हैं। आज कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता जो है, अगर राहुल गांधी को कुछ बताने की कोशिश करता है, तो आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको दरवाज़ा दिखाया जाता है बाहर का, कि तुम मुझे आईना दिखा रहे हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, निकल लो। और आज कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नो सर कहने की स्थिति कर में हो। जो कोई नो सर कहेगा उसको कहा जाएगा घर निकल लो बेटा। आप देखिए इतने वरिष्ठ वरिष्ठ अनुभवी लोग निकल गए, आज भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल रहा है। लोग भाजपा नहीं ज्वाइन किए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी समय-समय पर वह जानकारी जो राष्ट्र हित में ज़रूरी है, वह सहयोग जो राष्ट्र हित में ज़रूरी है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को दिया है। प्रधानमंत्री को गाइडलाइन भी गाइडेंस भी दिया है कि विदेश नीति में कैसे किया जाए और बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन राहुल गांधी किसी की सुनने की तैयार नहीं है। जब ये किसी की सुनेंगे नहीं, तो भाई आप कहीं न कहीं परिदृश्य से बाहर हो जाओगे। अब आपका पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता है उसका भी डिवोशन खत्म होता है, कि भाई जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बातें नहीं सुनता है, आखिर कौन-सा राष्ट्रवादी होगा, कौन-सा भारत का व्यक्ति होगा जो ऐसे बयान का समर्थन करे जिसमें एक मुख्यमंत्री खुलेआम भारत को दक्षिण और उत्तर में बाँट रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे राहुल जी का चुप रहना निश्चित ही मुझे नहीं समझ में आता है कि किस तरह की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है भाई। आप अपने आप को डिक्लेयर कर दो ना कि हम भी राष्ट्रीय द्रमुक पार्टी हैं। आप राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों कह रहे हो? जब नेशन को आप बाँट रहे हो इस तरह की चीज़ें, आपकी टिप्पणी आनी चाहिए थी इस पे। लेकिन बात क्या है कि राहुल जी कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। सर, जो बातें रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो जो सैम पित्रोदा विदेश में बैठा हुआ है, इनका एनआरआई सेल का अध्यक्ष, उसने क्या कहा था? उसने तो मतलब जिसे कहते हैं कि इस रंग का आदमी यहाँ का है, उस रंग का आदमी यहाँ का है, ऐसी रंग-भेद वाली टिप्पणी कर दी थी। तब तो इन्होंने चुनाव थे, इसलिए उसको उस वक़्त सस्पेंड करके हटा दिया था, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद तुरंत बहाल कर दिया था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के कहने पर ही वो इस तरह की बातें कर रहा होगा, कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही रेवंत रेड्डी ने ये बातें कही होंगी। लेकिन ये बताइए कि क्या एसआईआर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, या जिस तरह से सीनियर एडवोकेट्स को जो प्रिविलेज हासिल था, आइए केस मेंशन कीजिए और अगले दिन सुनवाई हो जाती थी या उसी वक्त सुनवाई हो जाती थी, वो जो प्रिविलेज लिया गया है, ये उसकी बौखलाहट है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? और फिर
इन्हीं बातों के साथ एक पार्टी, वो टिड्डों की पार्टी भी मैदान में कूद जाती है। मैं तो यही बात नहीं समझ पाया कि जिसके लिए माननीय न्यायमूर्ति ने कुछ कहा था, उन लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो लोग तो भई जानते हैं कि हमारे परिवार का मामला है, अगर कुछ कहा गया है तो गंभीरता से हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन दर्द दूसरे को उठ गया। और यह दर्द ऐसा उठा कि एक पार्टी रातों-रात पैदा हो गई, जिसके फॉलोअर अचानक से आ गए, और फॉलोअर अचानक से आ गए, तो लगने लगा कि भई अब वो दूसरी रामलीला क्रांति करेंगे, दूसरा अगस्त उद्घोष होगा और एक नया अन्ना भी बन के आके इसमें पैदा हो जाएँगे, जो मतलब कहीं न कहीं दिल्ली फिर से हासिल हो जाएगी। लेकिन बात क्या है कि ऐसे लोगों का जो बैक हिस्ट्री होता है, जो पूर्व इतिहास होता है, वही पोल खोल देता है। सबको पता चल गया कि ये कॉकरोच कहाँ से आया है और कौन-सा केमिकल इस पर छिड़काव करना है। और जैसे ही केमिकल का छिड़काव हुआ, सारे कॉकरोच देखिए जंतर-मंतर के पास से गायब हो गए। बुलाया गया था कि आ जाओ सारे कॉकरोच। कॉकरोच पहुँच गए, सोचे कि हमें जो है लस्सी पिलाई जाएगी, कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाएगा, और अचानक जब छिड़काव हुआ, सारे गायब हो गए। तो बात यह है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस या ये कहें विपक्ष, आप सीधे आइए ना फ्रंट पे। आप कलर मत दीजिए। आप अपने लिए अगर विपक्ष हैं, तो विपक्ष अपनी बात को रखे। सरकार का विरोध करना है करे, नीतियों का विरोध करना है करे, लेकिन छद्म लोगों के नाम से अगर आकर के ऐसा कुछ करना चाहेंगे और जब वो नैरेटिव फेल होगा, तो आपको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगेगी और आप ही के ऊपर आपके लोगों का विश्वास खत्म होगा कि भई जिस पार्टी को हम भरोसा कर रहे हैं, वो तो ऐसे-ऐसे आती है और फिर उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आखिर ईवीएम फेल हो गया, एसआईआर फेल हो गया, सारी चीज़ें फेल हो रही। और आप ये घोषणा करते थे कि आप कह रहे हैं बांग्लादेशी देश में बहुत हैं, बांग्लादेशी बहुत हैं, कहाँ है डेटा, कहाँ है डेटा, सरकार दिखाए। अरे भाई सरकार को डेटा दिखाने की क्या ज़रूरत है, बॉर्डर पे देख लो ना, जा कर के लोग लाइन में लगे होंगे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो सच्चाई तो सामने आ रही है ना, देर-सबेर जो भी बात है वो सच्चाई रिकॉर्ड पे सामने आएगी। तो नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। नैरेटिव से बाहर निकल कर के ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है और न्यायपालिका को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं, मैं निचली अदालत से बात कर रहा हूँ। एक जूनियर डिवीज़न का जो सिविल जज होता है, जो रिक्रूट होता है, फ्रॉम द डे वन एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो समाज से कट के रहते हैं। उनको पता है कि अगर कल को हम समाज में बहुत ज़्यादा मिक्स होंगे, तो हमारी बातें इधर-उधर पहुँचेंगी और इस नाते वह अपने आप को एक रिज़र्व रखते हैं। न्यायाधीशों का एक अपना-सा सिस्टम है, जिसमें वो आपस में ही मिलना-जुलना, बातें करना, टहलना-घूमना सारी चीज़ें होता है। कभी कोई प्रोग्राम हो, उसमें चले गए फीता काटने के लिए या सम्मानित हो गए, वो बात अलग है। लेकिन अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जैसे सेना अपना एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम मेंटेन करती है, उसी तरह न्यायिक तंत्र भी हमारा निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन करता है, जिसमें अंदर की बातें किसी राहुल जैसे व्यक्ति को नहीं पता चलती हैं। यह तो बिल्कुल एक तरह से कहें झूठ है, मतलब कि कोई न्यायाधीश राहुल जी को बताएगा कि क्या हो रहा है न्यायपालिका के अंदर। न्यायपालिका की बातें न्यायपालिका में ही होती हैं और शायद यही कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो कोई इस प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, वो कॉलेजियम सिस्टम के निगाह में चढ़ेगा और उसको आगे की जो भविष्य की मतलब फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव बेहतर हैं, वो खत्म हो जाते हैं वहीं पर। क्योंकि आपकी इंटीग्रिटी देखी जाती है कि आप कितने विश्वास पात्र हैं इस सिस्टम का विश्वास करने के लिए, क्योंकि देखिए जज की पावर आप भी जानती हैं। एक जज के जी, फैसले से किसी को करोड़ों का, अरबों का फ़ायदा हो सकता है। किसी प्रोजेक्ट में अरबों खरबों का फ़ायदा हो सकता है, देश को फ़ायदा हो सकता है, कभी-कभी विदेश के लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है उस फैसले से। तो ऐसे में न्यायपालिका बहुत फूँक-फूँक के कदम रखती है बोलने में, अपने जो भी फैसले वो देती है, ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइलें होती हैं, उससे फैसले होते हैं और थोड़ी-सी हेल्प बहस से मिलती है, आर्गुमेंट से मिलती है, जो सीनियर एडवोकेट्स करते हैं। लेकिन ये सीनियर एडवोकेट्स जो है, अभी तक एक इकोसिस्टम के लिए कहें कि यूज़ हो जाते थे, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, इनका एक चेहरा होता है, फेस वैल्यू होती है और इस फेस वैल्यू का सम्मान देश की न्यायपालिका करती है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और जब ये किसी बात को रखते थे, तो उसको गंभीरता से सुन लिया जाता था, आउट ऑफ द वे जाकर के उनको समय दिया जाता था। लेकिन जब इनके पीछे रियल इंटेंशन पता चलता है कि भाई जिस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, उसके पीछे कुछ और मोटिव है और यह बात विश्वस्त रूप से भारतीय न्यायपालिका को जब पता चल जाती है, तो वहाँ से इन लोगों को निराशा हाथ लगनी शुरू हो जाती है। और आज वह निराशा कुछ ज़्यादा हाथ लग रही है, क्यों? क्योंकि ऐसी मेंशनिंग, ऐसी बातों को ऑन रिकॉर्ड
एक तरह से कहें कर दिया गया कि भाई अब ऐसे नहीं ओरल मेंशनिंग करके आप चले आओ, अब लिख के दो क्या कारण है, कैसे आप चाहते हो कि आउट ऑफ द वे सुना जाए सारी चीजें। तो इन सब सिस्टम के किए जाने से कहीं न कहीं एक जो इकोसिस्टम था वो ब्रेक हुआ है, और वो इकोसिस्टम ब्रेक होने से निश्चित ही न्यायपालिका को टारगेट तो किया ही जाएगा। सर, ये जो कॉकरोच गैंग बनकर आया था, ये भी तो कहीं विदेश से पैसा लेकर आया है, उनके फंडिंग पर ही खड़ा हुआ। रातों-रात तो 22 करोड़ के आसपास किसी के भी सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स नहीं हो जाते, लेकिन ज़मीन पर तो 200 लोग भी नहीं पहुँचे। तो जो सवाल किए गए सीजेआई से लंदन में, वो और कॉकरोच पार्टी और राहुल गांधी एंड गैंग, ये सब एक ही लय में तो नज़र आ रहे हैं। सबको एसआईआर से दिक्कत है। सबको ये लग रहा है कि सीजीआई से आजकल मनमाफिक फैसले नहीं आ रहे हैं। पर्यावरण को लेकर जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आते हैं सर इनको पर्यावरण के नाम पर। अगर राहुल गांधी भी अचानक से बंगाल चुनाव छोड़कर पहुंच गए थे अंडमान निकोबार, तो आप सोचिए किस मकसद से वहां गए थे। ऐसे बैठे बिठाए तो उनको ख्याल नहीं आया होगा। अभी वो स्कूबा डाइविंग ही कर रहे थे वहां जाकर, चलिए अच्छा वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा ही दे रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जितना भी इकोसिस्टम है सर, ये तो एक लय में काम कर रहा है ना। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा भी दिया गया था राहुल की तरफ से, वो तो चला नहीं। ईवीएम हैक हो गई, वो नहीं चला। एसआईआर को लेकर मुंह की खानी पड़ी। तो इनको लग रहा है कि जुडिशरी को टारगेट करें और दबाव में लाएं, ताकि उमर खालिद टाइप लोग भी रिहा हो जाएं, क्योंकि वो रिहा क्यों नहीं हो रहे हैं उसको लेकर तो कांग्रेस के कितने सारे नेता ऐसे हैं जो सरेआम स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। देखिए, एक समय तक तो था ना कि एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में थी, जिसमें वही लोग बैठे हुए थे, जो दिल्ली में बैठ कर के दिल्ली सरकार को गाली देते थे, भारत सरकार को गाली देते थे। आज वह लोग कहीं न कहीं अप्रासंगिक हो गए हैं। तो इस तरह से अप्रासंगिक हो जाने के नाते जो है बेरोज़गार वो लोग घूम रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि जो आपने इकोसिस्टम का ज़िक्र किया, यह इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि आप सोचिए कॉकरोच जैसी पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि छोटी-सी चूक जो आपसे होती है ना, उसी से आपका असली चेहरा समझ में आ जाता है। जहाँ उमर खालिद के समर्थन में नारे लग गए, जहाँ पर ऐसी बातें हो गई कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे जाने लगे, वहाँ यह पता चल गया कि इसके पीछे कौन से लोग हैं और कौन से लोग इसको गवर्न कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत सबको समझ में आई जंतर-मंतर पे, और इन सब चीज़ों से देखिए, यह बात तो मजबूत होती चली जा रही है, जो लोग नया-नया प्रधानमंत्री में विश्वास पैदा होता है, उनका विश्वास मजबूत हो रहा है। एक दिन लोगों को समझ में आ रहा है कि जो बातें भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग या राष्ट्रवादी लोग कह रहे हैं, कहीं न कहीं वह सही है। हम लोगों को लगता था कि बंगाल में क्या सच में इतना भयावह पिक्चर है? आप ही बताइए, आपके दिमाग में लगता रहा होगा कि क्या इतनी भयावह सीन ममता बनर्जी ने कर रखा है? लेकिन हम लोगों को नतीजे आने के बाद पता चला कि अरे भाई कांग्रेस पार्टी का ही दफ्तर सील था, टीएमसी वालों ने गुंडई कर रखी थी और कांग्रेस ने नहीं बोला था इतने दिनों से। क्या हो सकता है? वहां के लोग आरती और पूजा के लिए तरस गए थे। जिस तरह से सड़कों पर हावड़ा ब्रिज वगैरह पे लोग निकले, ये बता रहा था कि लोगों को सेंटीमेंट को किस तरह से टीएमसी ने दबा के रखा हुआ था। तो होता क्या है कि आदमी फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में अपना माइंड चेंज करता है। तो जो लोग थर्ड फेज में चेंज करते हैं, फोर्थ फेज में जाके करते हैं, उन लोगों को लगता है कि फ्लिप फ्लिप रहता है कि भाई कांग्रेस सही है या भाजपा सही है, संघ सही है या लेफ्टिस्ट सही है। लेकिन जब वह देखते हैं कि ऐसी बातें जिस पर वो सोच रहे थे कि कांग्रेस सही है, कांग्रेस उसको झूठा साबित कर देती है, कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो विपक्ष में देश को खंडित करना चाह रहे हैं, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खंडित करना चाह रहे हैं, तो उनको लगता है चलो भाई हम देर ही आए, अब ठीक है। तो यह चीजें आपको दिखाई दे रही केरल में। केरल में आखिर 4 सीटें आई ना। केरल में जो लेफ्टिस्ट का गढ़ रहा है, जी। ऐसी जगह पर लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है ना। जिन लोगों ने, भाई हम लोग पहले से संघ और भाजपा से नहीं है, हमारे परिवार में भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, इंदिरा जी को वोट दिया है। लेकिन बात क्या है कि जब आप एक दिन माइंडसेट अपना चेंज करते हो कि नहीं अब इस पार्टी को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे अस्तित्व के लिए संकट हो गई है। आखिर इतनी बड़ी मेजॉरिटी में पश्चिम बंगाल में जीत हुई, किसने वोट दिया होगा? आखिर टीएमसी के समर्थकों ने ही तो वोट दिया होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने ही तो वोट दिया होगा भारतीय जनता पार्टी को, कहीं बाहर से तो लोग आए नहीं होंगे। तो आपका माइंडसेट बदलता, और जब जनता का जनमत बदल रहा है, जनता का माइंडसेट बदल रहा है, सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं।
उन्हें अब लग रहा है कि भाई हमें तो सत्ता मिलेगी नहीं, सत्ता की मलाई तो हमारे हाथ में आएगी नहीं, हमें तो सूंघने के लिए भी नहीं मिलेगा। 4 राज्य 5 राज्य दुर्भाग्य से मिल गए हैं, कल को हिमाचल भी कहीं हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा? तो बात क्या है कि है सारा कुछ राजनीतिक। न्यायपालिका की बात हो रही है, लेकिन न्यायपालिका को टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक दल ही हैं। कोई कॉकरोच पार्टी नहीं है, कोई टुकड़े-टुकड़े गैंग नहीं है, सारे हैं तो एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसी तरह से कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन के लोगों को सत्ता में आने का मौका क्रिएट किया जाए। लेकिन जनता भी जो मैंने कहा ना कि फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ में आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो जनता का माइंड लोगों को बदलता जा रहा है और 2025-26 के बाद 27 में क्या होगा, यह भी देखने की बात होगी और कहीं माइंडसेट और चेंज हुआ तो जो 2-4 सरकारें बची हुई राज्यों में कहीं वो भी हाथ से निकल गईं, तो मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल और भी आगे जा सकता है। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन तो दिनों-दिन बढ़ ही रही है ना। और मैं जो कॉकरोच गैंग का जो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसको कैसे इंडी गठबंधन के साथ जोड़ रही हूँ, वो भी देखिए कि इस कॉकरोच गैंग के लोगों ने वहाँ कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, हम 11 जून को फिर से धरना दे रहे हैं, हम 7 दिन का टाइम दे रहे हो। यही बातें वो जो इंडी गठबंधन की 1 दिन पहले बैठक हुई है, उसके बाद जो 5 सूत्री कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया खड़गे ने कि क्या-क्या बातों पर हमारी रज़ामंदी बनी है, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए। वहाँ सड़क पर कॉकरोच बोल रहे थे, यहाँ पर इंडी गठबंधन बोल रहा था। और विदेश में सीजेआई को टारगेट किया जा रहा था। आप सोचिए, क्या ये सब कुछ किसी एक आका की हुई कारस्तानी नहीं है, जो सबको फंडिंग दे रहा है कि यही ज़ुबान बोलो, यही बातें बोलो? देखिए, जिस आका की बात आप कर रहे हैं, वो आका भारत में है ही नहीं। वो आका कहीं और बैठा हुआ है। बस यही है कि कोई 6 घंटे की दूरी पे आगा बैठा हुआ है, कोई 12 घंटे की दूरी पे बैठा हुआ है। एयर डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। आप इशारा समझ गई होंगी। तो वहाँ से फंडिंग आ रही है, वहाँ से पैसा आ रहा है। नहीं तो आखिर आप पिछले 10 साल से पार्टी में नहीं हैं, लेकिन पार्टी के खर्चे चल रहे हैं। पार्टी को कंट्रीब्यूशन भी कहीं न कहीं से आ रहा होगा ना? आप इस बात को समझिए। तो अगर फंड आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपको जो विदेशी फंडिंग है, वो भी मिल रही है। तो सारा कुछ इशारा जो हो रहा है कि कहीं न कहीं कि जो भारत एक चैलेंज बन रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए। आखिर आज भारत को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। आप कह सकते हैं कि भारत का रुपया गिर रहा है, विपक्ष इस तरह के आर्गुमेंट करता है कि भारत का रुपया गिर रहा है। अरे भाई, जब दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है, तो हमको अपना डॉलर अपने देश में रखना है नहीं खर्चे के लिए। अगर हम रुपए को गिराएँगे नहीं, तो हमारा डॉलर तो देश में रुकना चाहिए ना। भाई, ₹90 का डॉलर अगर ₹100 का होगा, तो हमें विदेश जाना होगा, तो हम तो 3 महीने बाद जाएँगे ना। और जो विदेश से पैसा आ रहा है, वो भी आप जानती हैं कि जैसे डिवैल्यूएशन होती है मनी की, विदेशों से पैसा आने लगता है भारत में। तो हमें इस समय अपने खर्चे चलाने के लिए डॉलर की आवश्यकता है। तो डिवैल्यूएशन में रुपया गिर रहा है, लेकिन भारत नहीं गिरना चाहिए। भारत का सम्मान नहीं गिरना चाहिए। और जिस तरह की सिचुएशन आज दुनिया में है, उसके बावजूद आपके पड़ोस में शायद पता हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमान उतरने के लिए परमिशन माँगते हैं, उनको पहले कहा जाता है कि आपके टैंकर में पूरा तेल है कि नहीं वापस जाने का? हम तुम्हें तेल नहीं दे पाएँगे। पहले पूछ रहा है पाकिस्तान, तब कहता है कि उतरो। विदेशी जहाज आज पाकिस्तान में उतर रहे हैं, तो अपना वापस जाने का तेल लेकर के आ रहे हैं। जी। और भारत ने किसी को भी मना नहीं किया है और भारत ने किसी से भी ओवरचार्ज नहीं लिया है अभी तक। और इतने बड़े देश में दुनिया से हर फ्लाइट आ रही है, एक भी फ्लाइट कैंसल नहीं हुई है। तो भारत जिस तरह से चीज़ें इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहा है, डे टू डे के खर्चे मैनेज कर रहा है देश के, तेल हुए, गैस हुए, हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी हो, लेकिन इस पूरे रास्ते बंद हैं जहाँ पर अर्थव्यवस्था का ऊर्जा संकट चल रहा है। वैसे में अगर भारत अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर रहा है, एक महाशक्ति जो हमको अपमानित करने के कोई मौका चूकती नहीं है, उसके सामने हमारे प्रधानमंत्री झुकते नहीं हैं। तो यह सब चीज़ें हमारे देश की जनता को, जेन ज़ी को, सभी को दिख रहा है और भारत का युवा भी इस सब चीज़ों को देख रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की जेन ज़ी को, ऐसे देश जो भारत को बदलने की कोशिश सोच रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि भारत का जेन ज़ी जो होता है, परिवार नामक इकोसिस्टम में रहता है। बिल्कुल। आप यूरोप से उसकी तुलना ना करें। हमारे यहाँ माँ-बाप का छाया बच्चों पर 20, 22, 21, 24 तक रहता है, जब तक हम उसकी शादी नहीं कर देते। और यह हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत बड़ा
कारक है जिसके चलते यह चीजें होती हैं। हमारे बच्चे परिवार के कंट्रोल पे अपनी 20, 22, 24 साल तक की उम्र तक रहते हैं। तो यह चूक कहीं न कहीं डीप स्टेट या विदेश में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और भारत की एकता, अखंडता खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं उनको मौका मिले। लेकिन ऐसा कोई मौका क्या देश की न्यायपालिका, क्या देश का निर्वाचन आयोग, क्या देश की बाकी और इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहे हैं और यह मौका न देना ही कहीं न कहीं उन लोगों को निराशा दिखा रहा है। बिल्कुल। और सर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो संवैधानिक तौर पर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं और जुडिशरी को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, चुनाव आयोग को लेकर इस तरह की बातें करते हैं बिना सबूत के। तो उनको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा जो है वो न्यायपालिका में बढ़े और न्यायपालिका को कई मामलों में अपनी रक्षा करने के लिए भी सामने आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ही ताक पर रखा जा रहा है राहुल गांधी और जो बाकी इकोसिस्टम है उसकी हरकतों के द्वारा। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना।